दो टायरोसिन के अणु जब दो आयोडीन के अणुओं से जुड़ते हैं ना तो किसका निर्माण होता है, T4 का निर्माण होता है। लेकिन एक टायरोसिन का अणु और एक आयोडीन का अणु और एक टायरोसिन का अणु और एक I माइनस, इधर क्या लगा मैंने I माइनस, जब ये दोनों मिलते हैं इसके और इसके निर्माण से क्या बनता है, T3 बनता है। हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का इस पार्ट नंबर 24 के अंदर। तो देखो गाइस, आज पार्ट नंबर 24 के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं कि थायरोक्सिन का जैव संश्लेषण किस प्रकार से होता है। और देखो गाइस, पार्ट नंबर 23 से अपन ने स्टार्ट कर दिया था थायराइड ग्लैंड को, जिसमें अपन ने बेसिकली थायराइड ग्लैंड की क्या पढ़ी थी, जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ओरिजिन एंडोडर्म से होती है, एच आकार की होती है, बाइलोब्ड होती है, यहाँ पर ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है, नेक रीजन के अंदर पाई जाती है, ट्रेकिया क्या गया, इतना कुछ पढ़ लिया था। और फिर मैंने आपको दो प्रकार की सेल्स पढ़ाई थी, फोलिकुलर सेल्स और पैरा फोलिकुलर सेल्स। जो फोलिकुलर सेल्स होती थी वो थायरोक्सिन हार्मोन को निकालती थी। अब आज थायरोक्सिन हार्मोन को कौन निकाल रहा था, फोलिकुलर सेल्स निकाल रही थी। लेकिन आज कि पूरे के पूरे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता कैसे है, जैव संश्लेषण देखने जा रहे हैं अपन। थायरोक्सिन का क्या देखने जा रहे हैं अपन, जैव संश्लेषण देखने जा रहे हैं, और वो भी किसके अंदर, पार्ट नंबर 24 के अंदर। तो देखो गाइस, पहली बात तो किसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, पैराफोलिकुलर सेल्स, वो बात आप सब जानते हो, पैरा फोलिकुलर सेल्स से स्त्रावण होता है। अब देखो गाइस, पैराफोलिकुलर सेल्स किस प्रकार से बनाती है उसे देखते हैं। तो देखो गाइस, ये क्या बनाया गाइस, मैंने पैराफोलिकुलर सेल्स बनाई। ठीक है, ये क्या बना दी मैंने, पैराफोलिकुलर सेल्स बना दी। इनके अंदर इनके केंद्रक शो कर देते। अब देखो गाइस, इनके अंदर क्या होता है, ये ऐसे थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या पाया जाता है, इनके अंदर ऐसे थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। तो ये तो क्या बनाई मैंने, पैराफोलिकुलर सेल्स बनाई। इनके अंदर ये क्या बना दिया मैंने, थायरोग्लोबुलिन बना दिया। एक तो इधर शो कर देते हैं, थायरोग्लोबुलिन बना दिया। अब देखो गाइस, जो थायरोक्सिन होता है ना, उसके जैव संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के जैव संश्लेषण के लिए क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन का अपगठन होता है। और इस थायरोग्लोबुलिन के अपगठन के लिए कौन कौन आवश्यक होते हैं, टायरोसिन और आयोडीन आवश्यक होते हैं। कौन कौन आवश्यक होते हैं गाइस इसके लिए, टायरोसिन एंड आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि देखो गाइस कि ये पैराफोलिकुलर नहीं गाइस, हाँ पैराफोलिकुलर सेल्स है। तो इन पैराफोलिकुलर सेल्स के अंदर जो ये थायरोग्लोबुलिन होता है ना, इसका अपगठन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए गाइस, अपगठन होना चाहिए। अपगठन से क्या बनेगा, अपना थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। तो उसके लिए कौन आवश्यक होता है, टायरोसिन और आयोडीन। और आयोडीन आप सब जानते हो कि अपने भोजन के अंदर लेना पड़ता है अपन को आयोडीन। तो ये इधर से क्या आता है गाइस, आयोडीन आता है। यानी कि भोजन के रूप में क्या आता है, आयोडीन आता है। अब देखो गाइस, आप सब जानते हो कि थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, आप नहीं जानते हो कि गाइस, पर मैं आपको बता देता हूँ कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ना, बेसिकली दो रूपों के अंदर पाया जाता है, एक तो T3 और एक T4 के रूप में। किस किस के रूप में, T3 और T4 के रूप में। अभी क्या क्या होते हैं अभी बताता हूँ। तो देखो गाइस, टायरोसिन है, आयोडीन अणु से जुड़ेगा, और एक टायरोसिन है और वो एक और आयोडीन अणु से जुड़ता है। तो दो टायरोसिन के अणु जब दो आयोडीन के अणुओं से जुड़ते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है, T4 का निर्माण होता है। तो क्या बनता है, T4 बनता है। ठीक, लेकिन एक टायरोसिन का अणु और एक आयोडीन का अणु, और एक टायरोसिन का अणु और एक I माइनस, इधर क्या लगा मैंने, I माइनस, जब ये दोनों मिलते हैं, T4 का निर्माण तो इन दोनों के निर्माण से हो रहा है, और इसके और इसके निर्माण से क्या बनता है, T3 बनता है। क्या बनता है, T3 बनता है। यानी कि देखो गाइस, टायरोसिन दो रूपों के अंदर पाया जाता है,
एक तो T3 के रूप में और एक T4 के रूप में। अब ये T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, तो इसके कितने आ जाते हैं, 2 रूपों के अंदर पाया जाता है ये। तो टायरोसिन 2 रूपों के अंदर पाया जाता है, कौन कौन से, T3 और T4। T3 की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई आयोडो थायरोनिन, थायरोनिन बोल रहा हूँ गाइस, इधर लिख लेते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन। बात क्लियर, ट्राई आयोडो थायरोनिन, हाँ दिख रहा है। T4 का अर्थ क्या होता है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। बात क्लियर, तो T3 का अर्थ होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 का अर्थ क्या होता है, टेट्रा। T4 का अर्थ क्या होता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 कैसे बनता है, T4 कैसे बनता है, ये बता चुका हूं। तो देखो गाइज, आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से अपना काम हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, थायरोक्सिन के जैव संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के अपगठन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, टायरोसिन और आयोडीन। आयोडीन आप सब जानते हैं भोजन के रूप में आता है, तो वो भोजन के रूप में जब आयोडीन आता है तो वो आयोडीन टायरोसिन के अणु से जुड़ता है और क्या बनाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। एक मिनट गाइस, इधर थायरोक्सिन हार्मोन लिखना है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन तो पाया जाता है 2 रूपों के अंदर, T3 और एक T4 के रूप में। यानी कि ट्राई, देखो गाइस बस इन्फॉर्मेशन याद रखनी कि T3 का अर्थ होता है ट्राईआयोडो और T4 का अर्थ होता है टेट्रायोडो, यानी कि थायरोक्सिन के 2 रूप पाए जाते हैं। बस बेसिकली अपन से तो पूछेगा थायरोक्सिन के बारे में, इतना अंदर जाके कोई नहीं पूछेगा आपको, इतनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पूछेगा, बस थायरोक्सिन के बारे में याद रखना। तो देखो भाई, पार्ट नंबर 24 के अंदर अपन ने किसको डील किया कि थायरोक्सिन का जैव संश्लेषण किस प्रकार से होता है, ठीक। तो पैराफोलिकुलर सेल्स निकालती है थायरोक्सिन हार्मोन को, ठीक। और टायरोसिन होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। ये पैराफोलिकुलर सेल्स की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको। और ट्राई आयोडो और T4 T3 और T4 के रूप में पाया जाता है। अब आप क्या मान लो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो, क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, मान ले स्क्रीनशॉट। तो देखो गाइस, अब पार्ट नंबर 24 तो अपन यहीं पर रखते हैं और पार्ट नंबर 25 के अंदर मिलेंगे अब थायरोक्सिन के फंक्शन। अभी गाइस थायरोक्सिन के फंक्शन रह गए ना कि थायरोक्सिन क्या क्या काम करता है, तो गाइस आप पार्ट नंबर 25 के अंदर थायरोक्सिन के फंक्शन के साथ में मिलेंगे। सो गाइस तब तक धन्यवाद।